हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 2 कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आपकी 1000 पीवाईक्यू सीरीज है, ठीक है। अभी से लेके जब तक आपका दिसंबर तक एग्जाम होगा तब तक हमारे 1000 पीवाईक्यूज इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ शर्त ये है आपको हर दिन एक लेक्चर मिलता रहेगा और आपको उस लेक्चर को डेडिकेटेडली फॉलो करना है ताकि आपके सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाए। अगर आप 1000 पीवाईक्यूज पेपर से पहले प्रैक्टिस करके जाते हैं डिटेल में तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे पेपर में, आपके चांसेस बढ़ जाती है नेट एंड जेआरएफ को क्वालिफाई करने के। क्यों? बिकॉज आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, ठीक है। सो ये आपका 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 2 पार्ट्स को मिस किया है तो पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके फर्स्ट 2 पार्ट्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। हर एक पार्ट में मैं आपके साथ 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड एक्चुअल में हमारा 11th क्वेश्चन। अब अगेन वही बात आ जाती कि मैम फर्स्ट 10 क्वेश्चन कहाँ पे गए, तो 1 to 10 आपको कहाँ पे मिलेंगे, पार्ट 1 and 2 में, ठीक है। तो आप पहले वाले पार्ट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज का, वहां पे आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। बोलता है जब भी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इकोनॉमिक्स से आया है। कहाँ से आया, बिजनेस इकोनॉमिक्स करके ना आपको एक सिलेबस में एक यूनिट है, ठीक है। आपकी यूनिट नंबर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वो मैंने पूरी की पूरी कराई हुई है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहां से जाके 27 लेक्चर्स है उसको अच्छे से कवर कीजिए। ट्रस्ट मी, आपके मेजोरिटी टॉपिक्स वहां से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। टाइमिंग के लिए यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या एंड क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, बट अदरवाइज भी आप जरूर से जाके इस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को देख लीजिए अच्छे से, सो दैट आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले तो समझ लेते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझेंगे तभी ही तो कंडीशन समझ में आ जाएंगी, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब सिंपल अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो प्राइस के लिए आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के साथ प्राइस में भेदभाव कर रहे हो, है ना। किसी से आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हो, किसी से आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, है ना। तो उसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप क्या करते हो, कोई कस्टमर से कम चार्ज करते हो, किसी से ज्यादा चार्ज करते हो। अब ऐसा क्यों होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, सिंपल सी कंडीशन है, जब आपके पास मोनोपोली पावर हो, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन ही दी हुई है, फर्म्स मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर। तो हाँ भाई सही बात है, अगर आप मोनोपोली पावर नहीं होगी आपके पास तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करोगे, आप अपना मनचाहा प्राइस किसी से कम किसी से ज्यादा कैसे चार्ज कर पाओगे, है ना। तो आपके पास मार्केट में क्या होनी चाहिए, मोनोपोली पावर होनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एज अ फर्म आपके पास क्या होना चाहिए, आप मार्केट में सिंगल सेलर होने चाहिए, तभी ही तो क्या होगा, आप मनचाहा प्राइस किसी से भी चार्ज कर सकते हो, किसी से कम किसी से ज्यादा, क्या भी आपको जो मर्जी है आप वो चार्ज कर सकते हो। तो ये कंडीशन तो राइट है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन तो होना ही चाहिए, है ना। तो अब ऑप्शन चूज करने की अगर हम बात करें नीचे, तो आप ध्यान से देखो कि जहां पे फर्स्ट है उसको रखते हैं, बाकी को कट कर देते हैं। अभी जैसे बी वाले ऑप्शन में फर्स्ट है क्या, नहीं, काट दो। अब क्या बच गए, ये तीनों बच गए, है ना। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा ए सी डी में से कौन सा राइट आंसर है, तो अगेन मेरे को बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा। सेकंड बोलता है प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट मस्ट डिफर। क्या बोलता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक से हर बार पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ये मैंने टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब मैंने विद डायग्राम्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कहाँ पे,
बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप जाइए वहां से जाकर उन लेक्चर्स को जरूर से कवर कीजिए। फिलहाल भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ, लेकिन डिटेल में आप वो लेक्चर्स देख लीजिएगा डायग्राम के साथ, वहां पे मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट मार्केट्स में। मतलब क्या हुआ कि हर एक मार्केट में क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी अलग होती है। किसी मार्केट में कैसा रहता है कि मे बी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसके हिसाब से क्या हो गई, आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो गए, आप मनचाहा प्राइस चार्ज कर सकते हो ना। तो ऐसे अलग अलग टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उसकी वजह से मार्केट में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट के लिए चेंज हो जाता है वो मार्केट, हर एक मार्केट अलग हो जाता है बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। तो ठीक है, ये भी कंडीशन कहीं ना कहीं सही है ना। तो यानी सेकेंड वाला भी आना ही चाहिए, है ना, सेकेंड वाली कंडीशन भी आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट और सेकेंड दोनों दिखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो ये भी मेरे हिसाब से तो राइट ही है, बढ़ते हैं आगे। मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड। आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कर पाओगे, जब आपका मार्केट अलग अलग हो। जैसे सपोज आप क्या करते हो, आप मुंबई में भी सेल करते हो, आप दिल्ली में भी सेल करते हो, तो आप अलग अलग मार्केट में अगर सेल कर रहे हो तो बट ऑब्वियस आप क्या कर पाओगे, आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाओगे। यानी कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी राइट ना, यानी 1, 2 और 3 तीनों तो राइट ही लग रहे हैं। एक बार फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं सेफो साइड के लिए। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ये तो गलत है कि यहाँ पे हमने ऊपर फर्स्ट कंडीशन में बात की थी मोनोपोली पावर की। मोनोपोली यानी आप सिंगल सेलर हो, अगर आप सिंगल सेलर हो तो फ्री एंट्री और एग्जिट की तो कहीं पे बात ही नहीं हो सकती है ना। तो फोर्थ ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। अगर फोर्थ नहीं आएगा तो ए में भी फोर्थ था, सी में भी फोर्थ था, वो तो कट गया, बाकी क्या बचा, एबीसी, सॉरी 1, 2, 3, 1, 2, 3 कहाँ पे है, डी वाले ऑप्शन में। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 and 3 आर द करेक्ट कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास कुछ मोनोपोली पावर होनी चाहिए, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड हर एक मार्केट में अलग होनी चाहिए, आपके मार्केट्स भी अलग होने चाहिए या सेगमेंटेड होने चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सको, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है फर्स्ट वाला, और विथ उसका ऑप्शंस आपको क्लियर, ठीक है। अब देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन को ना सिर्फ क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाता है ना। पेपर में आप कई बार एमसीक्यूज जब सॉल्व करते हैं तो आपको दिक्कत ये आती है कि मैम हम कैसे इतने सारे ऑप्शन में से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करें, है ना। तो मैंने पीछे देखे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या किया, एक एक करके सारे ऑप्शन कट कट करके सिखाया कि कैसे आंसर को निकाला जाता है। तो ये भी एक इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा रहेगा कि आपको समझेगा। जैसे मैंने अपने टाइम पे जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो मैंने क्यों क्वालिफाई किया था, क्योंकि मैं ये टैक्टिक्स को यूज करती थी, है ना। तो ये सब चीजें आप जब लेक्चर देखते जाओगे, सुनते जाओगे, तो आपको समझ में भी आती जाएंगी चीजें, प्लस आप ये छोटी मोटी चीजें भी सीखते जाओगे, जिससे अगेन आपका नेट एंड जेआरएफ का ड्रीम एक कदम आगे हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑथर्स दिए हुए ट्रेड थियरी के, यहाँ पे नेम ऑफ थियरी दिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये जितनी भी थियरीज दी है ना, आज का आपके लिए होमवर्क है, ये जितनी चारों थियरीज यहाँ पे मेंशन है ना, ठीक है, ये चारों की चारों थियरीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, बिकॉज इन थियरीज से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड अगेन ये थियरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी थियरी किसकी है। जैसे मुझे पता है कि एडम स्मिथ की थियरी कौन सी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, मुझे इसका तो पक्का पता है। डी का क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो डी का 3 कहाँ पे है, इसी में, बी वाले, है ना। तो इसी से मेरा राइट आंसर बन गया। मेरे को इस पूरे क्वेश्चन में ना 2 थियरीज बहुत अच्छे से याद थी। एक तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी याद थी, और फैक्टर प्रोपोर्शन, ऐसे सब थियरीज याद है, लेकिन किसका एग्जैक्टली याद था, मुझे एडम स्मिथ का पता था, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, यानी डी का तो 3 आएगा, उसी से मेरा आंसर बनता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। कैसे, स्टेफन लेटर, इन्होंने कौन सी थियरी दी थी, इन्होंने दी थी थियरी ऑफ कंट्री सिमिलैरिटी, ठीक है। फिर आते हैं रेमंड बर्मन ने, इन्होंने कौन सी थियरी दी थी, इन्होंने दी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैंने इसको कैसे याद किया था, रेमंड प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे करके,
हेक्सचरोलिन क्या देता है? फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, ठीक है। और एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी। एडम स्मिथ का नाम भी ए से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी का भी नाम ए से स्टार्ट होता है, ऐसे करके मैंने इसको याद किया, ठीक है। ये चारों थियरीज आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट में पूछा जा रहा है आपसे। आपको ये चारों थियरीज अच्छे से डिटेल में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते आगे हमारे 13th क्वेश्चन की तरफ। Given below are two statements, one is assertion and the other one is reason. अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? आप इंडिविजुअली पहले चेक करो कि ये दोनों चीजें राइट है कि नहीं। एक बार दोनों चीजें राइट या रॉन्ग प्रूव हो गई, उसके बाद आप ऑप्शन देखो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, इंडिविजुअली चेक करेंगे कि असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट है, रीजन वाली स्टेटमेंट राइट है, कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है, पहले तो वो देखो, ठीक है। देखते हैं असर्शन। फर्म्स ऑप्ट फॉर buying an asset if the equivalent annual cost of ownership and operation is less than the best lease rate it can get. क्या बोलता है? फर्म्स क्या करती है? असेट को खुद बाय कर लेती है। कब बाय करती है? जब उस असेट का एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और उसका ऑपरेशन का खर्चा कम है। किससे? लीज से। लीज यानी रेंट ही होता है, लेकिन रेंट कैसे होता है? आपका 11 मंथ्स का रहता है ना। और लीज क्या होती है? सालों सालों की होती है। जैसे बैंक्स क्या करती हैं? बैंक्स अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा करके खरीदती नहीं है, वो क्या करती है? अपनी सारी प्रॉपर्टीज लीज पे ले लेती है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उन्होंने क्या किया, एक एरिया को, एक शॉप को ले लिया लीज पे, 10 साल की लीज, 5 साल की लीज, ऐसे करती, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलता है कि फर्म्स क्या करेंगी? खुद से असेट को परचेज करेंगी अगर को परचेज करने का खर्चा और उसको चलाने का खर्चा, उसके ऑपरेशन का खर्चा कम है एज कम्पेयर टू द लीज रेट। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है ना। अगर सीधी बात है, सोच के देखिए, मैं घर पे खाना बना रही हूँ, उसको खाना बनाने का खर्चा कम है, बाहर से खाना लेके आने से, तो सीधी सी बात है ना, मैं बाहर से खाना क्यों लेके आऊंगी? मैं वो खाना घर पे ही खुद बनाऊंगी, है ना। तो सेम चीज फर्म पे अप्लाई होती है। अगर फर्म कोई भी एसेट को खुद खरीद के, खुद ऑपरेशन वाइज मेंटेन करके कम खर्चे में कर सकती है लीज रेट से, तो बैंक या वो फर्म लीज पे वो चीज, वो असेट क्यों खरीदेगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट तो राइट है, यानी एक ऑप्शन तो कट गया। बी इज नॉट करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट, ये तो कट गया, ये तो स्टेटमेंट हमारी राइट है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी स्टेटमेंट को। रीजन वाली स्टेटमेंट देखते हैं राइट है क्या। Operating leases are attractive to equipment users if the lease payment is less than the user's equivalent annual cost of buying the equipment. बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज क्या रहती है? अट्रैक्टिव है उन इक्विपमेंट यूजर्स के लिए अगर आपकी लीज पेमेंट कम है एज कम्पेयर टू योर एनुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग द इक्विपमेंट। अगर कोई चीज आपको ऑपरेशंस में डे इन डे आउट चाहिए रहती है और वो लीज में आपको कम सस्ते में मिल रही है, तो आप उस चीज को बाय क्यों करोगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है। कैसे? फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपको क्या बोल रही थी कि आप क्या करोगे? खुद एसेट को परचेज करोगे अगर उसको परचेज करने का खर्चा लीज करने से कम है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है रीजन वाली? आप कोई भी एसेट को लीज पे लोगे अगर आपका लीज करने का खर्चा असेट को परचेज करने से कम। तो दोनों भी स्टेटमेंट राइट है, लेकिन दोनों भी स्टेटमेंट आपस में करेक्टेड है क्या? जुड़ी हुई है क्या? कहीं से भी नहीं। दोनों स्टेटमेंट ऑपोजिट बात कर रही है ना। दोनों स्टेटमेंट कैसे बात कर रही है? ऑपोजिट बात कर रही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ assertion and reason are correct, but R is not the correct explanation of A. क्या है? दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन R इसका रीजन नहीं है। रीजन क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ऑपोजिट वे में जा रही। दोनों स्टेटमेंट कैसे जा रही है? ऑपोजिट वे में जा रही है। कभी भी ना, अब ये तो क्वेश्चन हमारा खैर हो गया, बट कभी भी ना असर्शन और रीजन आ जाता है ना, तो सबसे ज्यादा बच्चे पता है कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा। अभी समझो हमने इंडिविजुअली देख लिया, दोनों स्टेटमेंट राइट है, दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो सी और डी तो कट गया, है ना। सी और डी तो कट गया, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा एज ए स्टूडेंट आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हो पेपर में? आप कंफ्यूज होते हो कि आप दोनों राइट है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका सबसे अच्छा और इजी वे पता है क्या है? चेक करो दोनों
सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है स्टेटमेंट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती, दोनों एक ही चीज के बारे में बात करती होती तो राइट एक्सप्लेनेशन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जहां एक ऊपर क्या बात कर रही थी, परचेस करने की, नीचे बात कर रही थी लीज करने की, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये अगर आप थंब रूल याद रख लोगे, मेरा समझ लोगे, तो ट्रस्ट मी आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और इसके ऐसे टाइप के असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आपको क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग। नॉट ट्रू पूछा है मतलब फॉल्स, है ना। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पता है गलती क्या होती है आप सब स्टूडेंट से, आप क्या पढ़ते हो, नॉट ट्रू पढ़ते हो लेकिन हम नॉट भूल जाते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट को सर्कल किया है। कई बार हम पेपर में हड़बड़ाहट में पता है क्या करते थे, पढ़ते तो राइट है, नॉट ट्रू पढ़ा था, लेकिन गलती से ना फिर क्या करते, ऑप्शन कौन सा वाला ढूंढते, ट्रू वाला ढूंढते, वो गलत हो जाता है। क्यों, नॉट ट्रू मतलब हमसे इसमें से फॉल्स वाली स्टेटमेंट पूछी है ना, हमें फॉल्स वाली ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, मास मार्केटिंग से रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब पहले तो समझना पड़ेगा कि मास मार्केटिंग क्या है। मास मार्केटिंग मतलब जब आप मार्केटिंग किसी ऐसी चीज के लिए कर रहे हो जो लोकल लोगों के लिए, मास पब्लिक के लिए, एट लार्ज, आप जब बहुत सारे लोगों के लिए कोई एक चीज की मार्केटिंग कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं मास मार्केटिंग। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप चॉकलेट्स की जब मार्केटिंग करते हो तो मास मार्केटिंग है। क्यों, क्योंकि चॉकलेट्स बच्चे भी खाते हैं, जवान लोग भी खाते हैं, बूढ़े लोग भी तो खाते हैं, है ना। कम या ज्यादा, कोई कम खाता होगा कोई ज्यादा खाता होगा, लेकिन ओवरऑल सभी खाते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ मास मार्केटिंग। ठीक है, आई होप मास मार्केटिंग क्या है ये क्लियर है। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है मास मार्केटिंग के लिए। प्रोवाइड्स वेरी लिटिल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन, ये तो स्टेटमेंट राइट है। अगर आप मास मार्केटिंग करते हो तो आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, यानी हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मार्केटिंग को चेंज नहीं कर सकते, है ना। मास मार्केटिंग का मतलब ही क्या हुआ, सबके लिए आपने सेम तरीके से मार्केटिंग किया, वहां पे कस्टमाइजेशन का तो कोई चांस ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है, डील्स विद कस्टमर्स डायरेक्टली। आप यहाँ पे क्या करते हो, कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हो। नहीं भाई, कस्टमर से डायरेक्टली डील थोड़ी होती है हमारी। मास मार्केटिंग के केस में सपोज मैं चॉकलेट्स की मास मार्केटिंग कर रही हूँ तो वहां पे मैं एक एक कस्टमर से डायरेक्टली डील कर रही हूँ क्या, नहीं, यानी मेरे से फॉल्स ही तो पूछा था, मिल गया आंसर। बी वाला ऑप्शन इज माय राइट आंसर, है ना। आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ एफएमसीजी गुड्स एंड एसएमसीजी गुड्स। मास मार्केटिंग किस गुड्स में फॉलो की जाती है, एफएमसीजी गुड्स में और एसएमसीजी गुड्स में। एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब एसएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में बताएंगे। आज का आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि एसएमसीजी का फुल फॉर्म क्या। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास मार्केटिंग किस गुड्स के केस में की जाती है, एफएमसीजी और एसएमसीजी। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि से फॉर एग्जांपल सोप्स, शैम्पूस, चॉकलेट्स, ये सब क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। क्यों, क्योंकि ये लोग नॉर्मली में रोज की डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ये गुड्स, तो ये गुड्स जल्दी भी खत्म होते हैं, है ना। तो इन गुड्स के केस में क्या किया जाता है, मास मार्केटिंग की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है ना। एक बार लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं टू बी ऑन सेफर साइड कि हमारा राइट आंसर भी है भी कि नहीं। रियलाइज हेवीली ऑन एडवर्टाइजिंग, ये स्टेटमेंट भी राइट है मास मार्केटिंग के लिए। मास मार्केटिंग में आप क्या करते हो, क्योंकि आपको एक टाइम पे अपना मार्केटिंग का मैसेज बहुत सारे ऑडियंस तक एक ही टाइम पे पहुंचाना होता है, तो आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हो। जैसे आप देखोगे आज भी टीवी पे सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसकी आती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की आती है ना। आपके ब्रश, टूथपेस्ट, सोप्स, शैम्पूज, इन सबकी सबसे ज्यादा वहां पे एडवर्टाइजिंग की जाती है ना। ये स्टेटमेंट भी राइट है, यानी ए, सी और डी तीनों क्या है, तीनों मास मार्केटिंग के फीचर है, मास मार्केटिंग के लिए ये एप्लीकेबल है।
बस एक ही चीज जो एप्लीकेबल नहीं है वो कौन सी है कि मास मार्केटिंग में आप डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करते हो, और यही तो हमसे पूछा था क्या नहीं करते हैं, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डील्स डायरेक्टली विद कस्टमर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है विद उसके ऑप्शंस क्लियर है, मास मार्केटिंग क्या है वो क्लियर है, एंड आप कमेंट करके बताना भाई एसएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट से पता चलता है कि आप कितना पूरा लेक्चर देखते भी हो कि नहीं, एंड देखते हो तो आप समझते भी हो कि। ठीक है, बढ़ते आगे 15th एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। बताओ इनमें से कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, नॉट पूछा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो होती है जो कंपनी डायरेक्टली, ठीक है, किसके पास अपने गुड्स बेचती है, डायरेक्टली कस्टमर्स के पास गुड्स बेचती है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो कंपनीज डायरेक्टली कंपनी टू कस्टमर बिजनेस करती है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे कि मे बी आप पकड़ सकते हो, या इधर ही इसके तो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यूरोका होप्स, एमवे इंडिया, मोदी केयर, ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स है किसके, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के। और एक आपकी जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको आप HUL के नाम से भी जानते हो पॉपुलरली, है ना। HUL तो सबने सुना होगा, मे बी आपको किसी को फुल फॉर्म नहीं पता हो, लेकिन HUL तो नाम सुना ही होगा। बस ये इकलौती ऐसी कंपनी है इनमें से जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती, यानी डायरेक्टली अपने गुड्स कस्टमर को नहीं बेचती है। ये कंपनी क्या करती है, अपने गुड्स पहले होलसेलर को बेचेगी, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को देगा, है ना। जैसे HUL के प्रोडक्ट्स आपको पता होंगे, आपके घर पे डिटर्जेंट आते होंगे, टाइड, रेन, बहुत सारे सोप, शैम्पूज, ये सब HUL बनाती है, है ना। तो HUL कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती है, डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचती है। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज दी हुई थी, यूरोका फोर्ब्स, एमवे, मोदी केयर, ये सब कंपनीज क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।